अच्छा, मोशन पढ़ रहे थे सेंटर ऑफ मास का ना, उसमें वो बोट वाले प्रॉब्लम्स हो गए थे कि बोट वाले प्रॉब्लम में कैसे वो डिस्प्लेस होगा। हमने देखा कि F0 और इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, सेंटर ऑफ मास रेस्ट में होता है, m1x1 इज इक्वल टू m2x2 लगा सकते हैं, बराबर। फिर हमने देखा कि अगर अलोंग y में मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा है, अलोंग y में f एक्सटर्नल 0 नहीं है लेकिन x में 0 है, तो हम x के अलोंग भी ये लगा सकते हैं। मतलब एक्स वाई जेड सारी एक्सिस पे भी लग सकता है या फिर किसी एक पर भी लग सकता है, दोनों चलते हैं। कर लिया था ये काम। चलो आज कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। ये कैसे प्रॉब्लम होते हैं, तुमने शायद एनएलएम में मिल जाता है कहीं कहीं, इसका क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में भी आ सकता है कभी कभी, किया नहीं होगा लेकिन अब करोगे। एक ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं हवा में, जाके वो 3 टुकड़े में बढ़ जाता है, एक्सप्लोजन वाले क्वेश्चंस। 3 टुकड़े में बढ़ गया, एक टुकड़ा इधर गया, एक उधर गया, तीसरा किधर जाएगा, किया है ना वो क्वेश्चन। तो उन सबको हम क्या बोलते हैं, बॉम्ब प्रॉब्लम। हो क्या रहा है इसमें, देखो बहुत अगर मुझे ऐसे बैच को पढ़ाना है, अब तुम लोग डिसाइड करो कैसे बैच को पढ़ाना है, इसके बाद आगे तुम इससे अनुमान लगा लोगे कि क्या चीज़ें मिलने वाली है, और जितना तुम अच्छा करोगे उतनी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। अगर मुझे नॉर्मल बैच को पढ़ाना है तो मैं खाली ये बोलूँगा कि इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन हो लगता है जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। कब लगता है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ऐसे इसको फेंका तो क्या ये प्रोजेक्टाइल बनाना चाहेगा? एक बात बताओ, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर की बात आपको समझ में आ गई? मैं आपसे पूछ रहा हूं मोमेंटम कंजर्व कब होता है? कुछ तो कंडीशन है ना, एफ एक्सटर्नल 0 होना चाहिए। इस और अभी इसके पहले जो सवाल किया तो उसमें y में mg लिया था मैंने, एक बॉल को ऐसे फेंक दिया तो इसमें भी तो mg तो लगा ही, इस पूरे पार्ट में mg काम कर रहा होगा, तो मोमेंटम कंजर्व कैसे कर सकते हो? लेकिन बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए हाँ, एक्सप्लोड जस्ट हो रहा है तब नेग्लिजिबल हो गया वो, क्यों? क्योंकि mg तो कांस्टेंट होता है ना, एम जी कॉन्स्टेंट। तो नेग्लिजिबल कैसे हो सकता है वो? अगर मास उसका है, जब फूट भी रहा है तब भी तो मास तो टोटल वही रहेगा ना, 10 टुकड़े में बढ़ जाए, 1000 टुकड़े में बढ़ जाए, मास तो एम है, तो पहले बटने के बाद भी मास तो कंजर्व होता ही है, मास तो अभी भी एम रहेगा। तो अगर एम मास अभी अभी भी एम जी काम कर रहा है तो ये कंजर्व कैसे हो गया? अच्छी बात है, सोच रहे हो, सोचो। और हाँ, बहुत कम लोग दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं दिख रहे, कौन कौन नहीं आए? कौन कौन नहीं आए बोलो। वाई एक्सिस पे जो भी रहेगा वो एक्स एक्सिस पे फिर तो चेंज होता रहेगा। वो तो गया ना एकदम से। और मस्ती करो भी, 2-4 लोगों को और भेजने वाला हूँ। अगला नंबर तुम्हारा है, तू कुछ करती ही नहीं है ना। हाँ बोलो बोलो, देखो तुम्हारे दिमाग लगाने के ऊपर है। फिर से मैंने क्या सवाल पूछा कि ऐसे सवालों में बुक में लिखा होता है जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन एंड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन मोमेंटम इज कंजर्व, बट एक लॉजिकल क्वेश्चन मेरा ये है कि mg तो फूटने के पहले, फूटने के बाद, फूटने के टाइम पर हमेशा काम कर रहा है, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जब mg काम ना कर रहा हो। अगर mg काम कर रहा है तो f एक्सटर्नल 0 तो हुआ ही नहीं, तो मोमेंटम कंजर्व कैसे हो गया? तो x में कंजर्व होगा, लेकिन मैं y और x दोनों में करता हूँ। तो डी टी टाइम के लिए लग रहा है, तो एक्सेलरेशन सॉरी वेलोसिटी u प्लस ए टी हो गई, तो डी टी के लिए हम टी को लिमिट जीरो डाल सकते हैं ना।
तो लिमिट 0 नहीं डाल सकते ना, लिमिट टेंडिंग टूवर्ड्स 0 डाल सकते हैं ना, लेकिन चेंज तो हुआ ना। नहीं, कुछ और सोचो। हाँ भाई बोलो, तुम हाथ खड़े किए थे। अरे तुम ही फिर बताने वाले थे, तो ऐसे क्यों किए थे? ऐसे मेरा मन कर दिया खड़ा कर दिया। सही सोचे हो, लेकिन वो सही आंसर नहीं है। मुझे सही आंसर से मतलब नहीं है, मुझे मतलब ये है कि आप सोच भी रहे हो कि नहीं। मुंह बना के बैठो, मत बोलो। कोई नहीं बोलेगा। साफ सो गया सबको, सब चुप बैठ गए एकदम। जिधर देख रहे हो सब नजरें छुपा ले रहे हो। अरे बोलना है, आग छुपाने से क्या होगा? जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ इतना मैं गारंटी देता हूँ कि आपको YouTube वगैरह पे नहीं दिखेगा ये। अब देखो, आप अच्छे टीचर से भी पढ़ोगे तो भी बहुत लोग इसको स्किप करते हैं, नहीं बताते, क्योंकि बहुत थोड़ा लॉजिकल ज़्यादा है। आपको जानना चाहिए। अरे खुद सोचना है, किसी से पूछना नहीं है। हेलो, क्या हो गया? पीछे क्या देख रहे हो भाई? क्या समझाया तुम्हें, बताओ? वो तो चुपचाप बैठा है, तुम क्या समझ लिए हो उससे? अभी एक देखा ना क्या हुआ, अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है। अगर मस्ती की है भगा दूंगा क्लास से। दीदी लेकिन सीएम रेस्ट पे है ही नहीं, वो तो मूव कर रहा है। हाँ, वो तो ना बोल, डर मत बता, वो तो घूम रहा है ना। तब अगर रेस्ट पे होता तो यहाँ से यहाँ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। क्या भाई, बोलना। हो रहा है, और बताओ। अब तो एक चीज दूर कर दिया, हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है ये जानना है। बोलो बोलो। संयम बताओ। ऐसा हो सकता है ना कि एक ब्लॉक एग्जैक्टली वो वहाँ पे फूटने के बाद एक पार्ट एग्जैक्टली नीचे गिरे और दूसरा पार्ट और डायरेक्शन में जाए, तब हाँ हो सकता है। तो ऐसा कुछ। तो एक ही केस में वैलिड हुआ। मैं एक जनरल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। आप लोग बुक लाए हैं कोई? नोटबुक नहीं, टेक्स्ट बुक। घर पे जाना, मॉड्यूल के अलावा पढ़ना। उसमें लिखा रहता है जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन केस ऑफ एक्सप्लोजन। मेरा सवाल यही है कि जो वो एक लाइन लिख के भाग गए वो लोग, आप बताओ क्यों है? मैं बता दूं क्या? आप ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करना चाहिए। चलो 1 मिनट और ले लो, सोचो। क्योंकि देखो फिजिक्स, मैं तुम्हें पहले दिन से बोल रहा हूँ, फिजिक्स में जितना तुम सोचोगे उतना तुम्हारे लॉजिक्स को डेवलप कर पाओगे और उतना तुम्हें क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे तैरते हुए। वो देखा है कौन सी मूवी आई थी, तारे जमीन पर, द लेटर्स आर डांसिंग। वैसे डांस करते हुए दिखेंगे जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे। पूरा ऐसे यहाँ पे बनता दिखेगा, अच्छा कार इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, ऐसे ये भी दिखेगा। अगर मान लो मेरे पास ऐसा बॉम्ब है जिसमें वायर लगा ही नहीं है, तो फटेगा नहीं? एटम बॉम्ब ले लिया मैंने, एक पत्थर लिया मैंने, वो ऊपर जाके 4 टुकड़े में फट गया। अब बताओ, बताता हूँ। ये तो हम लोग मैं बोल लूं। देखो चुप बैठो। अब मैं बोलता हूँ। अब तुम लोग बहुत बोल लिए, मुझे बोलने दो।
क्या हो रहा है, पूरी कहानी समझो। मैं तुम लोगों से पूछ कुछ रहा हूँ, वो मुझे बम बनाना सिखा दे रहा है। धागा लगा होगा उसमें जला दिया। अब मैं बोलता हूँ, क्या है ना, जब फटता है कोई भी बम तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं अंदर, यही इतनी बात बोलनी थी। और फटने के बस, अब चुप हो, आप चुप होके सुन लो। यहां से फेंका है ना बच्चों, तो इस पॉइंट से ही मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा है। जब फेंका तुरंत फेंकने के बाद मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं हुआ। मोमेंटम कंजर्वेशन कब होगा, जिस पॉइंट पे फूट रहा होगा। मान लो 3 सेकेंड के बाद फूटा, तो 2.99999998 सेकेंड से लेकर के 3.00000001 सेकेंड के लिए ही मोमेंटम कंजर्व होता है। क्योंकि जब वो फटने वाला होता है ना, जिस पॉइंट पे वो फटता है, उस पॉइंट पर इंटरनल केमिकल रिएक्शन से कुछ एनर्जी रिलीज होगी। मतलब अंदर से कोई फोर्स लगेगा, जिसको इंटरनल फोर्स बोलेंगे। वो फोर्स इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि उसके कंपैरिजन में तुम्हारा mg नेग्लेक्ट हो जाता है। उसको हम बोलते हैं इंपल्सिव फोर्सेस। कौन सा फोर्स होता है वो? कौन सा फोर्स होता है? इंपल्सिव फोर्सेस का मतलब झटके वाला फोर्स। कौन सा फोर्स? आगे इंपल्स पढ़ाऊंगा मैं। अंदर से एक झटका लगता है और वो उतना ज्यादा होता है वो कि उसके कंपैरिजन में mg नेग्लेक्ट हो जाता है। मान लो 100 ग्राम का है तुम्हारा बॉम्ब, कितना है? 100 ग्राम का, तो उसका mg कितना होगा? 1 न्यूटन। 100 इंटू 10, 100/1000 इंटू 10, तो 1 न्यूटन। अगर 1 न्यूटन मेरा mg है, तो जो इंटरनल फोर्स होगा वो 2000 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो? 2000। अब किसी के पास 1 रुपया हो और किसी के पास 2000 रुपया हो, तो जिसके पास 2000 है उसके कंपैरिजन में जिसके पास 1 रुपया समझो कुछ भी नहीं है कि नहीं? तो नेग्लिजिबल हुआ कि नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए क्योंकि अभी मैं तुम्हारे प्रेजेंटेशन डाउट सॉल्व कर रहा था मैं 12th वालों का। एक सवाल आया था जेई एडवांस में, कोई वो भी वही पूछ रहे थे, काफी देर उसी में निकल गया मेरा। तो यही चीज था उसमें कि मोमेंटम कंजर्व क्यों हो रहा है। अगर आप रट्टा मार के जाएंगे तो वो सवाल पक्का गलत करके आओगे। आपको लॉजिक समझ में आनी चाहिए। क्या लॉजिक है? व्हाई द मोमेंटम इज कंजर्व जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर? ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। इसने पहले सही बोला mg नेग्लिजिबल हो जाता है, लेकिन क्यों होता है वो लॉजिक नहीं बता पाया। उसने dt टाइम भी बताया, लेकिन क्यों होता है वो नहीं बताया, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो पहला फैक्टर, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इवन mg इज एक्टिंग। तो जो हमने मोमेंटम कंजर्वेशन की कंडीशन पढ़ रखी है कि याद करो, हमने लिखा था ये f एक्सटर्नल 0 होगा तो p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। बाद में इसके 2 केस बना दिए थे कि अगर v 0 है इनिशियली तो हम बोलते थे m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 या फिर कंजर्वेशन। तो ये जो कंडीशन है इसमें हमने क्या बोला? f एक्सटर्नल 0 हो। लेकिन कई सारे ऐसे एडिशनल केसेस भी आते हैं जहां पे एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं होता, तब भी हम मोमेंटम कंजर्व कर पाते हैं। लेकिन उस टाइम इंटरवल में कंजर्व कर पाएंगे जिसमें इंटरनल फोर्स बहुत ज्यादा हो जाए। इंटरनल फोर्स बहुत ज्यादा हो जाए, और इंटरनल फोर्स बहुत ज्यादा होगा तो उससे क्या फायदा होगा कि हमारा एक्सटर्नल फोर्स नेग्लिजिबल हो जाएगा। हमारा एक्सटर्नल फोर्स कैसा हो जाएगा? नेग्लिजिबल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ बोलो। नहीं आया तो हम ना बोल देना, समझा? तो कब कंजर्व होगा मोमेंटम? जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। क्यों होगा? हाँ, mg इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू, और इंटरनल फोर्स कौन से होंगे? इंपल्सिव इन नेचर। कैसे होंगे? इंपल्सिव। लेकिन एक बात तो है, एक मैंने ये यहाँ पे m मास का जो पत्थर लिया है, समझो बेसिक थियरी में लिखवा दूंगा तो एक लाइन में समझ जाओगे, लेकिन थियरी समझ में आनी चाहिए। ये m मास है,
इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास रहा होगा। अच्छा बताओ, ये n टुकड़ों में बट जाए, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़ों में बट गया ये, तब भी तो इन सारे टुकड़ों का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, होगा कि नहीं होगा? और सेंटर ऑफ मास वही एक पॉइंट होगा जो पहले था, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पर तो कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा ना। कोई फोर्स लगा क्या? जो तो रो क्यों रहा है? तो रो रखते हैं उसके बाद। अरे बाप रे, कोई बात नहीं, मत रो, वापस आ जाएगी। तो ये जो फोर्स देख रहे हो, सेंटर ऑफ मास जो था उसके ऊपर पहले भी mg काम कर रहा था, फूटने के बाद भी mg काम कर रहा है, और जो फोर्स लगा है, इंटरनल प्रोसेस हुआ है, वो पूरी बॉडी पर हुआ। लेकिन सेंटर ऑफ मास तो एक पॉइंट है ना, इट में लाई ऑन द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी ऑल्सो, कहीं भी हो सकता है ये। तो अगर ये बॉडी पर नहीं है, एक पॉइंट है, तो उस पर फूटने के टाइम पर भी mg काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था? mg। तो सेंटर ऑफ मास पर थ्रू आउट द मोशन, फूटने के बाद, फूटने के पहले हमेशा क्या काम कर रहा है? mg। तो सेंटर ऑफ मास पर तो कोई फोर्स चेंज हुआ नहीं, इसलिए सेंटर ऑफ मास फूटने के पहले जो पाथ फॉलो कर रहा था, फूटने के बाद भी वही पाथ फॉलो करता है। सेंटर ऑफ मास अपने पाथ को चेंज नहीं करता। क्या याद रहेगा ये? पक्का? समझा? डाउट है क्या? वो अगर हर जगह वो मतलब टूटेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बटेगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। क्यों? सेंटर ऑफ मास क्या होता है? इट इज ए लोकेशन ना। तो कितने भी पार्टिकल है, बने तो एक से ही है ना, फूटने के जस्ट बाद तो लोकेशन तो वही रहेगी ना, लोकेशन कैसे बदल जाएगी? तभी तो फूटने के अगर सेंटर ऑफ मास भी बदल जाएगा तो अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। मैं यहाँ फोड़ूं और पाकिस्तान में जाके फूट जाए, सारे पार्ट वहां गिरे, ऐसा अनएक्सपेक्टेड तो होता नहीं है। पूरा मैं यहाँ फोड़ूंगा तो मुझे पता है कि इतने एरिया के लोग ही साफ होंगे, बराबर। वो कैसे पता होता है कि सेंटर ऑफ मास के पास से तो कैलकुलेट करते हैं ना। समझा? पहले हुआ उसका जब नेग्लिजिबल हुआ, फिर बाद में क्यों होता है? बाद में भी नेग्लिजिबल हुआ ना, कैसे जस्ट आफ्टर। एक्चुअली वो फूटने के प्रोसेस को ही, मैंने क्या बोला, 2.99998 से 3.00001, कितना थोड़ा टाइम है, तो वो फूटने वाला टाइम ही है। लेकिन मैंने ऐसे घड़ी लगाया है, मान लो मैं ऐसे भगवान हूँ, मैं अंदर देख सकता हूँ उसके क्या हो रहा है। मैंने देखा अब फूटने वाला है, वो टाइम रिकॉर्ड किया, और अब फूट चुका है, वो टाइम रिकॉर्ड किया। उसी को हमने बोला जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। वो फूटने का ही प्रोसेस है बेसिकली। अगर मैं बड़े पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो ये बोलूँगा जिस टाइम पे फूटा उसी टाइम पे मोमेंटम कंजर्व हुआ है। तो जिस टाइम पे फूटा उस कुछ तो टाइम लगा होगा फूटने में, तो जो कुछ तो टाइम लगा होगा फूटने में, उसी का इनिशियल टाइम कहा जाता है जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन, और जो फाइनल टाइम है उसको बोलते हैं जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। समझा? पक्का सबको समझा है? अब डायग्राम बनाओ, बॉम्ब प्रॉब्लम लिख के मैं 2 लाइन बोल रहा हूँ वो लिखो, फिर क्वेश्चन करेंगे। इतनी थियरी रहेगी बस, बहुत नहीं। हाँ, अगर पत्थर में भी केमिकल रिएक्शन हुए तो वो भी 4 टुकड़ों में फट जाएगा। मान लो गुब्बारा, मान लो यार बैलून, उसमें मैंने कुछ भर के ऐसे ऊपर फेंक दिया जो केमिकल रिएक्शन कर रहा हो, तो भी तो फूट सकता है ना। तो वो भी यही केस होगा ना, बॉम्ब की जगह गुब्बारा फूट सकता है, कुछ भी हो सकता है, हर जगह काम करेगा ये, बस ऊपर जाके फूटना है। और वो सब मत लिखो, खाली डायग्राम बना लो, मैं लिखवाऊंगा। तुम्हें इतनी नींद क्यों आ रही भाई? ऐसी मैं भगा देता हूँ नींद। नहीं ठीक है ठीक है सर। अरे हाँ भागी नींद। जग गया अरे अरे जग गया, हाँ जग गया। हाँ, रॉकेट अलग है, उसको वेरिएबल मास बोलते हैं। सब टॉपिक मिक्स मत करो एक में।
वो फायर होता है, रॉकेट एक्सप्लोड नहीं होता। फायर अलग चीज है, प्रोपल्सन बोलते हैं उसको। मान लो सपोज बॉम्ब है, वो 3 टुकड़ों में टूट गया और फिर V1 V2 V3 के वेलोसिटी अभी आएंगे 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 उस पे आएंगे। पहले कंजर्व करना सीखेंगे, फिर ये सीखें। कंजर्वेशन प्रूव हो सकता है ना। हाँ क्या क्या फिर से बोलो। 3 टुकड़े थे, उसका मतलब फूटने के बाद वो तीनों का इनिशियल वेलोसिटी V1 V2 V3, अभी उन पे mg चला गया वो अलग, लेकिन फिर वो V1 V2 V3 सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी से इक्वल होएगा ना, V1 plus V2 plus V3 सेंटर ऑफ मास के उसके m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 अपॉन m1 plus m2 plus m3 vcm के बराबर होगा। v1 v2 v3 vcm के बराबर नहीं होगा। vcm क्या होता है, m1 v1 plus m2 v2 ना, तो वो बराबर होंगे। v1 v2 v3 नहीं होंगे, वही तो थ्योरी में लिखा था हम लोगों ने। मासेस में हो गया तो अगर m1 m2 m3 इक्वल तब भी v1 v2 v3 बराबर नहीं होगा, v/3 हो जाएगा, 1/3 मिल जाएगी तब। समझा? और लिखो, जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन, नोट पॉइंट बना के लिखना है इसको। जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन एंड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन just before explosion and just after explosion momentum is conserved. Momentum is conserved even mg is acting as an external force throughout the motion, as an external force throughout the motion। क्या खा रहा है? तू क्या आगे आगे बैठ के खा रहा है, कह रहा है मेरे पास कहाँ है। Even mg is acting as an external force throughout the motion। लिख लिया? because just before and just after explosion, because just before and just after explosion, लिखा? The internal forces ब्रैकेट में लिख लो impulsive force, are very high, ब्रैकेट बंद करके, are very high या are very large लिखना, are very large as compared to mg, hence mg is negligible during the explosion। hence mg is negligible during the explosion। हो गया? क्लियर? ये याद जब भी पढ़ोगे तो याद आएगा। एक और नोट पॉइंट लिखो इसमें, center of mass will follow the same path because during the whole motion या entire motion जो भी लिखना है,
ड्यूरिंग द होल मोशन या एंटायर मोशन? देयर इज नो चेंज ऑफ फोर्स. क्योंकि सेंटर ऑफ मास पर कोई भी फोर्स तब चेंज होता है जब बाहर से कोई फोर्स लगाया जाए. इंटरनल फोर्स कभी भी सेंटर ऑफ मास के फोर्स को चेंज नहीं करता है. ठीक है ना? ये तो हमने लास्ट लेक्चर में ये सब बातें खूब सारी की थी. हाँ अलग अलग बॉडी पूरा डिफॉर्म हो जा रहा है ना हाँ. इंटरनल फोर्स के वजह से, तो फिर उसका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा. जो डिफॉर्म हुई तो उसको समझाया ना कि एक बेस पॉइंट मान कर ही तो डिफॉर्म करोगे ना. सब अगर सेंटर ऑफ मास भी प्रेडिक्टेबल नहीं है तो मैं यहाँ तुझे मारने के लिए फोड़ रहा हूँ, मर ये जाएगी, तो बिना मतलब के लोग मर जाएंगे ना. इसलिए ये तो मरा हुआ है पहले ही. चलो, मैं उम्मीद करूँ ये समझ में आया. सवाल कैसे आते हैं इसके ऊपर? यही सवाल ले लो. 100 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया 37 डिग्री पर, मास नहीं दिया है. एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन it explodes into two parts having mass ratio 1:2. If पहला सवाल है लाइटर पार्ट अब ठीक है. comes at rest after explosion find the position जहाँ पे दूसरा पार्ट गिरेगा. ये दूसरा सवाल है if lighter part retraces its path with the same velocity with previous velocity, then calculate the velocity of another part. दो तरह के सवाल इस पर बनते हैं. पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि ऊपर हवा में जाके फटे वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर, फटने के बाद एक पार्ट रेस्ट में आ गया, दूसरा पार्ट कहाँ गिरेगा. और दूसरा सवाल है कि पहला पार्ट अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है पहले जो वेलोसिटी थी उससे, तो दूसरे पार्ट की वेलोसिटी क्या होगी. मैं एक करवा दे रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए.
समझो। क्या हुआ होगा बच्चों? पहले सवाल की बात करते हैं। मास रेशियो। मास रेशियो मतलब पहला जो भी पार्ट रहा होगा उसका 2 शेयर एक को मिला है, 1 शेयर एक को मिला। टॉप मोस्ट पॉइंट पर वो जाके फट रहा है, तो जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन क्या हुआ होगा? जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन अगर मैं बात करूं तो ये ऐसे जा, मतलब इसका मास कितना रहा होगा? कुछ भी ले लो। अब चूंकि 1:2 में बटा हुआ है तो मैं इसको 3 मान लेता हूं। यहां से मैंने इसको ऐसे फेंका है, लेकिन क्या पूरी जर्नी के दौरान इसका मास कांस्टेंट रहा होगा क्या? कब होगा? सॉरी, मास कह रहा हूं, क्या इसका मोमेंटम कंजर्व रहा होगा क्या? कब रहा होगा? तो जस्ट बिफोर कोलिजन तो ये यहां पहुंच गया होगा और इसकी वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पर इधर रही होगी। ये कितनी रही होगी? 100 cos 37 कितना होता है ये? 80 मीटर पर सेकेंड। यही होता है ना? तो 80 मीटर पर सेकेंड। अब जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन क्या हो जाएगा? आफ्टर एक्सप्लोजन क्या हुआ देखो।
चलो आवाज बंद। ट्रॉली प्रॉब्लम, ट्रॉली प्रॉब्लम एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम की तरह डील करो। पेपर में बहुत सवाल आते हैं, चाहे मेंस हो या एडवांस हो। एडवांस के मल्टीपल सिलेक्शन के लिए बहुत उनके फेवरेट क्वेश्चंस में, फेवरेट टॉपिक्स में से एक है ट्रॉली प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ आपसे वो प्रॉपर कैलकुलेशन करवा सकते हैं। होता क्या है इसमें, एक ट्रॉली है यहाँ पर, ठीक है, और ये ट्रॉली ऐसे आगे जा रही है किसी स्पीड से, लेट से ये V0 से जा रही है। मैं अच्छे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ऐसा आप लोग कुछ करो कि मुझे समझ में आए कि आप अच्छे बच्चे ही हो। कि मैं 3 अलग अलग टॉपिक इसमें बनते हैं, मैं 3 अलग ना बना के तीनों को एक साथ बना रहा हूँ। आप समझ जाएंगे अगर थोड़ा भी ध्यान देंगे तो। ये V0 से ट्रॉली आगे जा रही है, यहाँ एक बंदा है, इस ट्रॉली का मास है कैपिटल M, इस बंदे का मास है स्मॉल m। ये बंदा इस ट्रॉली पर से कूदता है, जंप करता है u स्पीड से, u वेलोसिटी से। किससे जंप करता है? अब जो मेन पॉइंट होता है ना, जो इम्पोर्टेंट है इसमें, वो u कहाँ होता है इस पर। जैसे मान लो तुम उसके साथ ट्रॉली पे बैठे और तुम ही उसको बोले कूद जाओ, तो तुम्हारे लिए u, उसकी वेलोसिटी कौन सी होगी? जंप करने के पहले जो वेलोसिटी थी ट्रॉली की, उसके रिस्पेक्ट में। मैं ग्राउंड पे खड़े होकर देखूं तो मेरे लिए उसका u अलग दिखेगा। तो हो सकता है मैं ऑब्जर्वर हूं, मेरे लिए देख रहा हूं तो मेरे लिए u अलग आएगा, तुम्हारे लिए u अलग आया। कोई तीसरा तुम्हारे साथ और बैठा था ट्रॉली में, कूदने के बाद उसको रियलाइज हुआ अरे कोई कूद गया, तो उसको तो अलग दिखेगी। तो u के एक पॉइंट बनते हैं, 2 बनते हैं कि 3 बनते हैं? 3 तरह का u होता है। सीधा बैठ, अगर अब उबासी ले रहा है बैठ के, वो सोया नहीं, तुम सो गए ना, और गहरी नींद में सो गए, वहां पहुंच, पता नहीं चल रहा पहुंच रहा है कोई वहां पे, क्या हो रहा है। तो ये u के 3 क्वेश्चन बनाते हैं। ये जंप करता है u से, तो 3 क्वेश्चन बनते हैं। विथ वेलोसिटी u, और u पहला सवाल बनता है, u दिया होता है आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। दूसरा सवाल होता है, यही u दिया होता है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। बिफोर जंप, मतलब ट्रॉली की स्पीड जंप करने के पहले। और सी तीसरा पूछता है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली देखो बाद में फ्रिक्शन विक्शन आके उसको रोक दे वो अलग चीज है, लेकिन अभी इनिशियली क्या होगा, जस्ट आफ्टर जंप ट्रॉली की स्पीड भी चेंज होगी। सही बात है ना। जैसे तुम किसी साइकिल पे किसी के बैठे हो, अचानक से कूद जाओ तो साइकिल हिलने लगती है, उसकी स्पीड चेंज होती कि नहीं होती? वही चीज है ये, ठीक है। अब तुम्हें पूछा क्या, ये 3 चीज समझ में आया? क्वेश्चन समझो पहले। एक ट्रॉली है जिसका मास है कैपिटल M, V0 स्पीड से जा रही है, V0 वेलोसिटी से जा रही है। एक बंदा उस पर से कूद रहा है, वो 3 तरह से कूदता है। उसकी जो स्पीड u है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एनालाइज की गई, उसकी वेलोसिटी ट्रॉली के रिस्पेक्ट में एनालाइज की गई जंप करने के पहले वाली, उसकी वेलोसिटी ट्रॉली के रिस्पेक्ट में एनालाइज की गई जंप करने के बाद वाली। पक्का? आगे बढ़े। तो इन तीनों केसेस में आपसे पूछता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली जस्ट आफ्टर बॉय जंप्स इन ऑल केस। जितने केसेस हैं सब में। ये कहाँ से आ रहा है? वो ढूंढ रहे थे अभी, मिल नहीं रहा।
हाँ, तो अब देखो केस नंबर 1 अगर अपन सॉल्व करें तो केस 1 कैसे करता है काम। जो ये ट्रॉली है, एक बार बताओ, इस पूरे केस में, सुन लो लिख लेना अभी, इस पूरे केस में बाहर से कोई फोर्स लगाया है क्या? ट्रॉली और आदमी को एक सिस्टम मान लूं तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, सारे फोर्स अंदर अंदर वाले ही हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि सिंस F एक्सटर्नल ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू 0, सही है ना? अगर F एक्सटर्नल सिस्टम पे 0 है, देयरफॉर मोमेंटम विल बी कंजर्व। ठीक, let final velocity of this trolley is v। तो इनिशियल मोमेंटम क्या लिखोगे? इनिशियली पूरे सिस्टम का मास कितना है? इनटू वी नॉट, और फाइनल मोमेंटम लिखोगे mu। इसको सॉल्व करके क्या v निकाल पाओगे? वही आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट मोमेंटम कंजर्वेशन है। एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, हमने यहाँ सबको प्लस 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 लिया है क्योंकि ये तो मैं एक जनरलाइज्ड केस बना रहा हूँ, और इस पूरे केस में अगर आप देखेंगे तो राइट डायरेक्शन में ही u लिया गया है, v0 लिया गया है और v लिया गया है। सो ऑल द वेलोसिटीज आर इन राइट डायरेक्शन, दैट इज वाई सबको पॉजिटिव लिया। अगर कोई तुम्हारे केस में लेफ्ट में होगा तो उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। केस 1 बहुत आसान है। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसको क्वेश्चंस की तरह डील करना, रट्टा मत मारना। कुछ लोग रट्टा मार लेते हैं फार्मूला,